हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक इतिहास का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, 7वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनें। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो 7वीं सदी थी उस समय जो व्यापार किया जाता था तो उसके हमें 2 उदाहरण बताना है, जो एक एशिया से हो और एक आपका अमेरिका से। तो एशिया का उदाहरण में हम चीन को ले लेते हैं। तो चीन एशिया के एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाले चीनी रेशम जिस रास्ते से होकर जाता था उसे सिल्क मार्ग कहते हैं। इसी रास्ते से चीनी पाटी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती धातु यूरोप से एशिया पहुंचती थी। दूसरा उदाहरण है अमेरिका का। तो अमेरिका से आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ आदान प्रदान किए जाते थे। प्रश्न दूसरा है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की थी। तो इसका उत्तर है कि जो 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उपनिवेश मतलब कॉलोनी बनाना, मतलब अपना गुलाम बनाना, उस पर कब्जा कर लेना। ठीक, तो यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं, बल्कि चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। अमेरिका के जो लोग थे तो वो शरीर में जो ये चेचक बीमारी आ रही थी तो उनके शरीर में प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार इस बीमारी से अवगत हो रहे थे। तो फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस प्रकार घुसपैठिए की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। कार्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो ब्रिटिश सरकार ने कार्न लॉ लगाया गया था, तो उसे समाप्त करने का जो फैसला था उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर रोक लगा दी थी। जिन कानूनों के माध्यम से सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे कार्न लॉ कहा जाता था। अब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण उद्योगपति और नागरिकों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे कार्न लॉ को फौरन निरस्त कर दें। कार्न लॉ के समाप्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन से पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित कार्न लॉ की कीमत का सामना नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से तो वे शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। दूसरा है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना। रिंडर पेस्ट एक बीमारी होती है जो जानवरों में होती है। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली और यह बीमारी मवेशी मतलब होता है जानवर, पशु, तो पशुओं में प्लेग की तरह फैलती गई, जिससे लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों से फैली थी। रिंडर पेस्ट के कारण लगभग 90% मवेशियों की मौत हो गई। पशुओं की मौत से अफ्रीकियों के आजीविका का मुख्य साधन समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सारा अफ्रीका धीरे धीरे उपनिवेशिक ताकतों का गुलाम बनकर रह गया। नंबर ग है विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। अब जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू हुआ था। तो युद्ध के समय सेना चाहिए होती है, तो सेना में हम जवान को भरते हैं, है ना, बूढ़े बुजुर्गों को तो भरते नहीं है। तो जवान जो होते हैं वही कामकाजी होते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि कामकाजी लोग
विश्व युद्ध में क्या हुए, मारे गए। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा वो देख लेते हैं। अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 4 वर्ष से ज्यादा समय तक चला। इस युद्ध के कई विनाशकारी परिणाम हुए। यह पहला औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध के लिए पूरी दुनिया से असंख्य सैनिकों की भर्ती की गई और युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज्यादा कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या कम हो गई तथा परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। इस युद्ध ने पूरे समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप घर की औरतों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ा। नंबर कहाँ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की महामंदी का प्रभाव। जो महामंदी थी वह 29-30 में पड़ी थी, जिसे तीसा की मंदी भी कहा जाता है। तो महामंदी ने भारतीय व्यापार को चौपट कर दिया। 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। इस बीच भारत में गेहूं की कीमत घटकर आधी हो गई। इस महामंदी में किसानों और काश्तकारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। महामंदी के दौरान टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। महामंदी से ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही। है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, तो एक साथ बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनियां हैं इनकी जो स्थापना की गई थी वह 1920 के दशक में की गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिकी दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, तो उस समय ऐसी बहुत सारी जो नई कंपनियां थी वे सामने आईं और 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। तो 90 के दशक के वर्षों तक काफी बेरोजगारी रही और 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे राष्ट्रों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। अब चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजार अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर निवेश करना शुरू कर दिया। प्रश्न चौथा है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो जो खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के क्या प्रभाव पड़े थे, 2 उदाहरण देना है। हम यहाँ पर आपको 3 उदाहरण दे रहे हैं, आप परीक्षा में कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो 1890 ईस्वी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था से तकनीकी बदलाव आ चुका था और खाद्य उपलब्धता पर तकनीक का निम्न प्रभाव पड़ा। तो पहला था नहरों का विकास। नहरों के विकास के कारण खाद्य उपलब्धता में क्या हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं पंजाब का। तो यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी पड़ती भूमि में नहरों का जाल बिछाया, जिससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया तथा गेहूं का निर्यात भी किया जाने लगा। दूसरा, रेलवे का विकास। खाद्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलवे के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका है। बंदरगाह में जमा खाद्य सामग्री को पानी के जहाजों द्वारा दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता था। तीसरा है रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता था, जो एक महंगा सौदा था। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन होता है, जो फ्रिज होती है, उसकी तकनीक की स्थापित कर दी गई। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप जाने लगा। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 6 है, कल्पना कीजिए। यहाँ पर हमें कल्पना करना है कि हम कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं और इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं को वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखना है। तो देख लीजिए इसका उत्तर। मैं भगवान दास साहू भारत से जाने वाला गिरमिटिया मजदूर था। मुझे 20वीं सदी की शुरुआत में नैनीताल में 10 सालों तक काम करना पड़ा था। मैंने अपने माता पिता को वहां से पत्र लिखा था। हमें चूंकि पत्र लिखना है तो हम इसे पत्र की तरह ही लिखेंगे। आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श से मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं तमाम कोशिशों के बावजूद उन कार्यों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। काम इतना अधिक है कि कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ छिल गए और हफ्ते भर तक काम करने नहीं जा पाया और जिसके लिए मुझे सजा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। वहीं नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते थे। यहाँ आकर कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता है और उन्हें तरह तरह से सजा दी जाती है। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध को अवधि भारी कठिनाइयों में बितानी पड़ती है। आपका पुत्र भगवान दास। प्रश्न नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। तो 3 प्रकार के प्रवाह देख लेते हैं, व्यापार, श्रम और पूंजी से संबंधित। तो व्यापार का प्रवाह है, प्रथम प्रवाह व्यापार का होता है जो कि 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। श्रम का प्रवाह है, दूसरा प्रवाह श्रम का होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा है पूंजी का प्रवाह है, तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है जिसे अल्प या दीर्घ समय के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है। भारत में तीनों प्रवाह के उदाहरण देख लेते हैं। तो प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना रखे थे। भारतीय व्यापारी भारत से मसाले, कपास आदि लेकर विदेशों में जाते थे तथा वहां से आवश्यक चीजें लेकर आते थे। अधिकांश भारतीय कारीगर और इंजीनियर विदेशों में बगानों, खानों, सड़क निर्माण और रेल निर्माण का काम करने के लिए गए। भारत में प्राचीन काल में विभिन्न देशों ने पूंजी का निवेश किया। पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने यहाँ व्यापारिक कंपनियां तथा चाय के बागान आदि स्थापित किए। प्रश्न नंबर 8 है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई और इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1 है, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा। नंबर 2, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। नंबर 3, संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था और साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। यूरोप में कई बड़े बैंक धाराशाही हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। नंबर 5, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। तो इस प्रश्न नंबर 9 है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, जिन्हें पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए विकासशील देशों में एक नई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज उठाई। यही विकासशील देशों का समूह G77 कहलाया।
G77 का गठन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया थी। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों की बराबरी करने की कोशिश करने लगे थे। अतः NIEO एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही नियंत्रण रख सकें, जिसके अनुसार उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल का उचित दाम मिले और अपने तैयार सामानों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर स्थान मिले। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।